उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आने वाली है, उत्तर प्रदेश पुलिस की। जितने आप सभी छात्र जितने भी पढ़ाई कर रहे हो, अपनी पढ़ाई को ज़्यादा मजबूत कीजिए और स्टैटिक जीके को जितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं आप लोग कवर कीजिए। स्टैटिक जीके का मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। स्टैटिक जीके का मतलब वो होता है जो सामान्य ज्ञान कभी बदलता नहीं है। एक बार जो सामान्य ज्ञान हो गया, एक बार जो इतिहास बन गया, वही इतिहास रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, है ना। जैसे बंगाल की खाड़ी जहाँ है वहीं रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। प्राचीनतम पर्वत अरावली है तो अरावली ही रहेगा, क्लियर है। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था तो शाहजहां ही बनवाएगा। हाँ, वो बात अलग है कल को सरकार खुद बोल दे मोदी जी ने बनाया, ठीक है, क्योंकि मोदी जी का पुनर्जन्म हुआ है ऐसे बोल दे ना, तो वो चेंज हो सकता है। बाकी इसी को बोलते हैं क्या, स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके पे ज़्यादा बल देना है। ये ऐसी चीज़ें हैं बदलती रही हैं, बार बार रटते जाओ, ठीक है। 53,000 वैकेंसी सभी छात्रों का टारगेट होना चाहिए। पहली बात देखिए लड़कों, आप लोगों का थोड़ा सा जो मानसिक स्तर है, हमारे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट का लड़कों का जो मानसिक स्तर है वो थोड़ा सा ठीक है, उनको चीज़ें थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाती हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग देखिए चित्रकूट जिले से बिलोंग करते हैं, हमें पता है कि यहाँ का जो पढ़ाई का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है, ये चीज़ है। फिर भी आपने अकेडमी देखिए ज्वाइन किया है, ये आज से उम्मीद से कि आज हम पढ़ेंगे तो कल को नौकरी हमें मिले, क्लियर है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको समझ में नहीं आता है, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, XYZ कोई भी सब्जेक्ट हो, तो ये आपका अधिकार है यहाँ पर किसी भी टीचर से बोलने का कि हमें ये समझ में नहीं आया है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उस लेक्चर की दोबारा क्लास लगाई जाएगी, अगर स्टूडेंट कम है तो पर्सनल भी पढ़ाया जाएगा। सबसे मशक्क़त ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको बता दें, मैथ में और रीजनिंग में। लड़कियों, जिनको भी मैथ और रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा है, 10-15 दिन 20 दिन हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, तो बेहिचक वो हमसे बताने की कोशिश करें, हम एक्स्ट्रा क्लास लेकर लगाएंगे। हम लड़कियों की बात कर रहे हैं। ओम नारायण क्या फीमेल हो कि मेल हो ना, ओके। तो लड़कियों ध्यान देना है आप लोगों को, मैथ समझ में नहीं आ रहा है पूछिए, बार बार पूछिए, रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा है बार बार पूछिए, ठीक है। और चुप मत बैठिए। कभी कभी आप लोग चुप बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि दो चीज़ें हो रही है, या तो एकदम समझ में आ रहा है या तो एकदम साफ जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, ऐसा नहीं करना। चलिए पॉइंट पे आते हैं। आज हम अपने पृथ्वी के भौगोलिक प्रदेशों को पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में भौगोलिक प्रदेशों को पढ़ेंगे। और ये जो भौगोलिक प्रदेश है हमारा, ये एक आपका भूगोल का एक ऐसा कंसेप्ट है, जिससे आज आपको ये समझ में आ जाएगा कि अगर अभी हमारे भारत में गर्मी है तो इसी समय सर्दी कहाँ होगी, और जब हमारे भारत में सर्दी होती है तो गर्मी कहाँ होगी। और पृथ्वी का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर ना तो गर्मी होती है और ना तो सर्दी होती है, सामान्य टेम्परेचर रहता है 12 महीने। आज आपको ये भी पता चलेगा इस लेक्चर के माध्यम से कि वह कौन सी जगह है हमारे पृथ्वी की जहाँ पर रोज बारिश होती है, रोजाना बारिश होती है, रोज 4 बजे वर्षा होती है। और वो 4 बजे वर्षा का कारण क्या है, ऐसा क्या कारण है कि भाई वो 4 बजे वर्षा वहाँ पे हो जाती है, ठीक है। ये सब आप लोगों को पता चलेगा, क्लियर है, ओके। आज वैसे मैं आपको कोई विजुअल इफेक्ट नहीं दिखाने वाला इसमें बना के ही हम करेंगे, ठीक है, ओके। सबसे पहले आप लोगों को एक कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट ये है कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, अब पृथ्वी तो गोल है, अभी तो पढ़ते आ रहे हैं, है ना। कल किसी साइंटिस्ट ने चपटी बता दी तो बता देंगे, लेकिन अभी कितना है, अभी क्या है, हमारी पृथ्वी गोल है। आप सभी छात्रों को
एक कंसेप्ट ये समझना है, सभी छात्रों को एक कंसेप्ट ये समझना है कि ये जो हमारी पूरी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी को कई भागों में बांटा गया है और जिस हिसाब से इसको बांटा गया है उसी हिसाब से इसके कई सारे प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। जैसे देखिए ये बीच में जो रेखा है, बीच में जो रेखा है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी के बीच में जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, जरा बताइए, उसको हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं, बीच वाली रेखा को भूमध्य रेखा बोलते हैं ना, भूमध्य रेखा। अब देखो जल्दबाजी कारण कर दिया ना गलत। देखिए हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में हम मुख्यतः तीन रेखाओं का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी में मुख्यतः तीन रेखाओं का अध्ययन करते हैं और तीन रेखाओं का अध्ययन क्यों करते हैं ये आपको बताएंगे। देखिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में जो बीचों बीच जो लाइन गुजरती है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी में जो बीचों बीच लाइन गुजरती है कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। कितने डिग्री? 0 डिग्री पर। इसको बोलते हैं क्या? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं भाई इसको? इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। देखिए भू का मतलब जमीन, मध्य का मतलब बीचों बीच। भू का मतलब जमीन और मध्य का मतलब बीचों बीच, मतलब पृथ्वी को जो बीचों बीच से काट के गई है, दो बराबर हिस्सों में बांट के गई है, उसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और देखिए ये जो 0 डिग्री में काट के गई है, हमारी पृथ्वी के दो भाग हो गए, एक उत्तर का भाग और एक दक्षिण का भाग। लेकिन पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी तो गोल है और इस भूमध्य रेखा ने हमारी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में काटा है ना। तो ये गोल है, गोल का मतलब गोलार्ध। गोल का मतलब क्या? गोलार्ध। हमारी पृथ्वी क्या है? गोला। और ये बीच की भूमध्य रेखा ने काट दिया तो आधा हो गया ना, और आधा गोला का मतलब क्या? गोलार्ध। तो जब हमारी पृथ्वी को, ध्यान दीजिएगा, जब हमारी पृथ्वी को भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे काटती है तब हमारी पृथ्वी दो भूभागों पे अलग हो जाती है, एक उत्तर का गोलार्ध और एक दक्षिण का गोलार्ध। ठीक है, देखिए ये बीच से एक उत्तर का गोलार्ध और एक दक्षिण का गोलार्ध। ठीक है, अब देखिए ये 0 डिग्री हमने यहीं पर क्यों लिया? 0 डिग्री पर हमने यहीं पर हमने क्यों लिया? हम यहां से भी तो शुरू कर सकते थे 0 1 2 3 4 ऐसे, क्योंकि इन्हीं तीनों लाइनों के बीच में पृथ्वी का ताप अंतर होता है। ताप अंतर मतलब तापमान में अंतर। ठीक है, अभी आप देखिए, अभी टेम्परेचर चल रहा है कम से कम 42 डिग्री 45 डिग्री ऐसे चल रहे हैं ना। ठीक है, पर क्या हमेशा यहाँ का टेम्परेचर यही रहता है? नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर 16 डिग्री भी जाता है, 18 डिग्री भी जाता है। तो तापमान में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ आज 42 डिग्री है, 4-5 महीने बाद 16 डिग्री हो जाएगा। तो ताप में क्या हुआ? अंतर हुआ ना। तो ताप में अंतर मतलब तापांतर, और इन्हीं तीन रेखाओं के बीच में तापांतर आता है। क्लियर है? आया समझे? किसी को दिक्कत? अब जरा देखिए, ये 0 डिग्री यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि ये दो बराबर भागों में बांटा गया है, एक उत्तर का और एक दक्षिण का। तो ये 0 डिग्री क्यों लगाया गया है? हमारे पृथ्वी में देशांतर और अक्षांश होते हैं और जिनको हम डिग्रियों से नापते हैं, और केवल इसका एक ही रीजन है ताकि दूसरे देश की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, उसको पता लगाया जा सके। जैसे एरोप्लेन है, किसी देश से दूसरे देश में जाने के लिए कंपास का इस्तेमाल करते हैं, उसमें डिग्री का इस्तेमाल होता है। जैसे पानी का जहाज है, पानी का जहाज अगर एक देश से दूसरे देश जाता है तो आपको बता दें, जब समुद्र एकदम बड़ा विशाल समुद्र होता है तो आपको नहीं पता चल पाता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? डिग्री का। तो उस समय अक्षांश और देशांतर काम आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी पृथ्वी में क्या किया गया है भाई, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने काल्पनिक रेखाएं बताई, 0 डिग्री से ऊपर भी गए, 0 डिग्री से नीचे भी गए। अब 0 है, 0 के बाद क्या आता है? 1। तो देखिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे ऊपर जाते गए। तो आपको बता दें 23.5 डिग्री जब आया, 23.5 डिग्री जब आया तो ये कौन सी रेखा मिल गई हमें? कर्क रेखा। कौन सी रेखा मिल गई? कर्क रेखा। अब आप जरा बताइए 23.5 डिग्री हम कहाँ जा रहे हैं? उत्तर जा रहे हैं, दक्षिण जा रहे हैं? उत्तर ना। तो 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा मिलेगी? कर्क रेखा मिलेगी। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार 0 डिग्री से जब आप नीचे जाएंगे, है ना, तो भी ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ऐसे, और जब ऐसे आप जाते जाएंगे तो दक्षिण में भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आपको मिलेगी मकर रेखा। ठीक है, आपको मिलेगी मकर रेखा। अब आप जरा ये बताइए कि जैसे देखिए जितना डिग्री हम ऊपर गए उतना ही डिग्री नीचे गए, यानी 23.5 डिग्री मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तर का कर्क रेखा। अब हमने इनको क्यों ऐसा बोला है?
क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों के बीच में तापांतर होता है। क्या होता है? तापांतर। पैंट खरीदने जाते हो तो पैंट किस में आता है? एक वचन में आता है, बहुवचन में आता है? बहुवचन में आता है ना, क्योंकि दो पैर होते हैं ना, तो दो पैर में दो पैर डालने के लिए कपड़ा होता है, एक तो नहीं होता ना। क्यों? हाँ, वो बात अलग है अगर उर्फी जावेद हो आप लोग, तो वो बात अलग है। उर्फी जावेद के कपड़े पहनोगे, क्या पता एक ही पैर का मिला, एक पैर का मिला ही नहीं, है ना। ये चीज़ है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार से जोड़ों में बटी है, जोड़ में, ठीक है, जोड़ी है। ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा और 23.5 डिग्री पे मकर रेखा। क्लियर है? अच्छा, अगर कभी आप ऐसे डिग्री बढ़ाते जाओगे 23, 24, 25, 26, तो भाई साहब यहाँ पे 90 डिग्री पे आपको मिलेगा ध्रुव। क्या मिलेगा? ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव। उत्तर की ओर जा रहे हैं तो उत्तरी ध्रुव। और यहीं पर देखिए, फिर अगर दक्षिण में भी जाएंगे तो दक्षिण में 1, 2, 3, 4 ऐसे 90 डिग्री यहाँ तक आओगे तो यहाँ पर भी आपको एक ध्रुव देखने को मिलेगा। लेकिन ये कौन सा ध्रुव होगा? दक्षिणी ध्रुव। आए समझे? तो हमारे पृथ्वी कितने ध्रुव हो गए? 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है? आए समझ में? अब ये चीज आप समझे। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझिए। यहाँ पे जो है एक कंसेप्ट और समझिए। देखिए, ये है सूरज, ठीक है, ये क्या है भाई? सूरज। बहुत दूर है हमसे, इतना दूर है, इसे छोटा बना रखा है, तो पृथ्वी से बहुत बड़ा है, ठीक है। अब सूरज से सूर्य की किरणें निकलती हैं, आया समझ में? तो सूर्य की किरणें क्या एक ही डायरेक्शन में निकलती हैं? पूरे ब्रह्मांड में जाती है। लेकिन बात हम करते हैं जो हमारी पृथ्वी में आते हैं। अभी बताइए, सूर्य का डायरेक्शन हमारी पृथ्वी में ऐसे ही तो आएगा? ये बताइए, ऐसे आएगा कि नहीं? ऐसे आएगा। आपने देखा होगा कि हमारे पृथ्वी में अगर अभी दिन है तो इसका मतलब सूर्य इस तरफ चमक रहा है, लेकिन इसी के विपरीत हमारे पृथ्वी में रात भी होगी। पता है ना आपको? अमेरिका जैसे देशों में अभी रात होगी, ठीक है। अमेरिका जैसे देशों में शाम के 8-9 बजे सूर्योदय होगा, है ना। इसका मतलब पृथ्वी के क्या है? विपरीत है। आप जरा बताइए, अगर सामने से लाइट आ रही है तो आपके इसी फेस तो यही फेस तो चमकेगा और बाकी पीछे क्या रहेगा? अंधेरा रहेगा ना। सेम पृथ्वी में होता है। पृथ्वी का एक हिस्सा जब सूर्य के सामने होता है तो उस हिस्से में दिन होता है और बाकी पीछे हिस्से में क्या होता है? रात होती है। लेकिन मेरा कंसेप्ट ये नहीं है। हमारा कंसेप्ट ये है कि ये कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, ठीक है, इसको हम तापांतर रेखा क्यों कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना होगा कि सूर्य की जो किरणें आ रही हैं, जहां पर भी सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं वहां पर सूर्य के किरणों की जो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है और तापमान कम होता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो सूर्य की किरणें हैं ये तिरछी कहां पे आ रही है? ये देखिए, यहां पे आ रही है ना तिरछी, ऐसे ये वाला क्षेत्र तिरछी आ रही है। ऊपर भी देखिए, ये वाले क्षेत्र में क्या है? सूर्य की किरणें तिरछी आ रही है ना। आए समझ में? कहीं पर भी अगर सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं तो वहां का तापमान कम हो जाता है। वहां पे धूप आती तो है पर गर्मी इतनी ज्यादा नहीं हो पाती कि वहां पर गर्मी ला सके। नतीजा वहां पे क्या रहेगा? ठंडक रहेगी। क्लियर है? आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्य उगने के बावजूद भी वहां पर ठंडी रहती है और 12 महीने ठंडी रहती है, और ऐसी ठंडी रहती है कि वहां पर 12 महीने और 24 घंटे बर्फ जमी रहती है और सूर्य निकलने पर भी बर्फ पिघलती नहीं है। तो आपका उत्तर होगा कि सूर्य की किरणें ध्रुवों में तिरछी पड़ती हैं और तिरछी पड़ने की वजह से इंटेंसिटी कम हो जाती है, तापमान कम हो जाता है, नतीजा अच्छे से यहाँ पे तापमान नहीं मिल पाता है। क्लियर है? अब एक और कंसेप्ट लगाइए, यहाँ पर तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ रही हैं? ये वाला क्षेत्र पड़ रही है। देखो, जहां पर भी सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं वहां का तापमान बढ़ता है। वहां का तापमान क्या है? बढ़ता है और अच्छा खासा बढ़ता है। क्लियर है? आए समझ में? अब आपको बता दें, 12 महीने सूर्य इन्हीं रेखाओं के मध्य चमकता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष में झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण 5-6 महीने सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और 5-6 महीने मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, ठीक है।
देखिए जब सूर्य नीचे मकर रेखा पे लंबवत चमकेगा, मतलब सूर्य लगभग कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, तो कहाँ पे चमकेगा, मकर रेखा पे चमकेगा, तो मकर रेखा पे गर्मी होगी। तो सर्दी कहाँ पे होगी, कर्क रेखा में। आए समझ में। और सूर्य अगर थोड़ा सा और ऊपर खिसक जाए और ये कर्क रेखा में लंबवत चमकेगा, तो कर्क रेखा में अगर लंबवत चमकेगा तो सबसे ज्यादा किरणें कौन रिसीव करेगा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा में क्या होगी, गर्मी होगी, तो वंचित कौन रह जाएगा, मकर रेखा। मतलब मकर रेखा में क्या होगी, सर्दी होगी। अब अभी जरा मुझे बताइए, अभी हमारे भारत में गर्मी है, इसका मतलब कर्क रेखा में अभी सूर्य लंबवत चमक रहा है, तो अभी सर्दी कहाँ होगी, मकर रेखा में ना, मकर रेखा में सर्दी होगी। ओके, देखिए यहाँ पर इस क्षेत्र में किरणें सीधी आ रही हैं, लंबवत आ रही है, मतलब पृथ्वी का कर्क रेखा से मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है ये अत्यधिक गर्म क्षेत्र है। ये अत्यधिक क्या रहेगा, गर्म क्षेत्र रहेगा। क्लियर है, आए समझ में। अब जरा मुझे बताइए कि ये कर्क रेखा, मकर रेखा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये बिल्कुल सुना होगा कि जो हमारा भारत है, भारत को कर्क रेखा लगभग बराबर हिस्सों में काट के जाती है ना। जो हमारा भारत है, भारत को कर्क रेखा लगभग 2 बराबर हिस्सों में काट के आती है। कहाँ है कर्क रेखा, ये रहा। तो हमारा भाई साहब, ये जो हमारा भारत है, भारत यहाँ पे है कहीं, ये ऐसे करके, ये हमारा भारत है। अब भारत को कर्क रेखा लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अब कर्क रेखा में सूर्य अभी लंबवत चमक रहा है, यही कारण है कि हमारे भारत में अभी अत्यधिक गर्मी है। क्लियर है, आया समझ में। फिर यहाँ पर आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर भारत कर्क रेखा में है और भारत में गर्मी है, तो जम्मू कश्मीर में बर्फ क्यों जम रही है अभी। तो वहाँ पर आपको उत्तर ये बताना है। हाँ, क्या उत्तर बताया, अरे बोलो, शर्माओ मत, बोलो आराम से, डरना नहीं है। ज़्यादा क्या हो, गलत ही बोलोगे ना, गलत बोलोगे ना, 4 लोग हंस लेंगे, क्या हो गया फिर, पर आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। जम्मू कश्मीर में अभी कर्क रेखा हमारे भारत में चमक रहा है, ये कर्क रेखा भारत से गुजर रही है, भारत में गर्मी है, इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में अच्छी खासी ठंड क्यों है, पता है क्यों? नहीं, ये कोई रीजन नहीं है कि कर्क रेखा से ऊपर है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जम्मू कश्मीर हिमालयी क्षेत्र है, वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है और बड़े भयंकर ऊंचे पर्वत हैं, और ऊंचाई के साथ में तापमान में गिरावट आती है। और हमारे जम्मू कश्मीर में इतने बड़े बड़े हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं कि ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो गई कि तापमान में एकदम से गिरावट हो गई, और तापमान में इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई कि जो बारिश होती है, जो वाष्प होती है, जो हवा होती है, वो सीधे किस में बन गई, बर्फ में तब्दील हो गई। नतीजा पहाड़ों में ढक गई, और वहाँ का जो क्षेत्र है वो हिमाच्छादित रहता है 12 महीने, जैसे सियाचन ग्लेशियर। तो वहाँ पर फिर मकर रेखा कर्क रेखा वाला कंसेप्ट नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर में, ध्यान दीजिएगा, जम्मू कश्मीर में अगर ऊंचाई नहीं होती, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं होते, तो वहां भी इतनी ही गर्मी होती जितना अभी यहाँ पे गर्मी है। ठीक है, आए समझ में। अब देखिए, कर्क रेखा में आने वाले जितने भी भूभाग होंगे, भूमध्य रेखा में आने वाले जितने भी भूभाग होंगे, इनमें बराबर गर्मी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें क्या है, लंबवत चमक रही हैं। सूर्य की किरणें क्या है, लंबवत चमक रही हैं। अब एक चीज आपको बता दें, चाहे सूर्य नीचे मकर रेखा पे आए, चाहे कर्क रेखा पे आए, कर्क रेखा और मकर रेखा पे सूर्य इतना तिरछा नहीं होता है कि एकदम से ठंडी पड़ जाए। गर्मी, अच्छा, सर्दियों में भी आपने देखा होगा जब सूर्य निकल आता है तो थोड़ा गर्मी लगने लगती है ना। इसका मतलब 12 महीने यहाँ पर लंबवत किरणें चमकती है। अब ये बताइए, इस कर्क रेखा में जो भी देश होगा वहाँ गर्मी होगी, जो भी देश होगा वहाँ गर्मी होगी, तो फिर उनका हमारे जैसे ही हाल होगा, है ना, पसीना आएगा। ठीक है, और हो सकता है हमारा सौंदर्य भी थोड़ा बहुत क्या हो जाए, कम हो जाए। भाई रोड में चलेंगे, धूप में चलेंगे तो काले तो हो ही जाएंगे, है ना। इसी से अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कभी भी तेज धूप होती है तो हमारे तालाब, हमारा पानी, हमारे गड्ढे सूख जाते हैं। इसका कारण क्या है, वाष्पीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, वाष्पीकरण। भाई किरणें आ रही हैं, जल राशि में पड़ रही है, और जल राशि गर्म हो गई, और पानी गर्म होने के बाद उसे क्या बनता है, वाष्प बनता है, इवेपोरेशन होता है। नतीजा पानी क्या बनेगा, बादल बनेगा। अब एक चीज और आपको बता दें, देखिए यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। ठीक है, जहां पर सूर्य की किरणें जितनी लंबवत पड़ेंगी वहां का तापमान उतना ज्यादा होगा, आए समझ में। और जितनी तिरछी होगी वहां का तापमान उतना कम होगा। तो सबसे ज्यादा लंबवत किरणें कहाँ की हैं,
भूमध्य रेखा की, है ना, और भूमध्य रेखा के, ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द जो भी समुद्र है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, और इसके इर्द गिर्द जो भी समुद्र है, नदियां हैं, तालाब है, जो भी जल राशि है, यहाँ तक कि आपके घर में ऊपर रखा हुआ चिड़ियों का पानी, अगर उसमें भी सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो आप जरा बताइए, लंबवत किरणें पड़ रही हैं, लंबवत किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा, पानी का वाष्पीकरण होगा, और पानी का वाष्पीकरण होगा तो पानी से बनेगा गैस, और वो गैस रहेगी गर्म, और गर्म गैस का नियम है कि जो भी गर्म गैस होती है वह धरातल से ऊपर उठती है, और धरातल से ऊपर उठती है तो ऊपर जाके बैठ जाएगी आसमान में, तो क्या बन जाएगी, बादल बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई, बादल बन जाएगी। अब आप ही जरा बताइए, देखिए इसी भूमध्य रेखा में हमें अत्यधिक जल राशि देखने को मिलती है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक यानी अंध महासागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, और आपका ये बंगाल की खाड़ी, तमाम प्रकार के सागर देखने को मिलते हैं। मतलब एक ही दिन में कितना वाष्पीकरण होगा, बहुत ज्यादा वाष्पीकरण होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और उस वाष्पीकरण के होने की वजह से एक ही दिन में इतने सारे बादल उठते हैं। तो ये बताइए बादल कहाँ उठेंगे, इसी रेखा के ऊपर बादल उठेंगे। और आपको बता दें, जब शाम हो जाती है, सूर्य ढलने वाला होता है, 4 बज जाता है, तो वही बादल ठंडे हो जाते हैं, संघनन हो जाता है उनका, ठीक है, कंडेंसेशन हो जाता है, और ठंडे होने के बाद जहां से उठे थे वहीं रोज बरस जाते हैं। अब आप ये बताइए, सूर्य तो रोज निकलेगा ना, सूर्य तो रोज निकलेगा ना, ऐसा तो नहीं है छुट्टी मार ली उसने, बारिश हो गई तो, है ना, सूर्य रोज निकलेगा तो रोज वाष्पीकरण होगा, और रोज अत्यधिक वाष्पीकरण होगा तो रोज बादल बनेंगे, और रोज बादल ठंडे होंगे तो बारिश रोज होगी। लेकिन आपको बता दें, रोज बारिश होती है भूमध्य रेखा पर। कहां पे होती है भाई, भूमध्य रेखा पर रोज बारिश होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जल राशि कहां पे है, भूमध्य रेखा पे है, और भूमध्य रेखा पे ही लंबवत किरणें पड़ती हैं, और लंबवत किरणें जब पड़ती हैं तो वाष्पीकरण ज्यादा होता है, और ज्यादा वाष्पीकरण ज्यादा बादल, और बादल ठंडे हुए तो फिर क्या हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, बारिश हो जाएगी। तो ये जो हमारा भूमध्य रेखा है, यहाँ रोज 4 बजे 1 से 1.5 घंटा मूसलाधार बारिश होती है, और बड़े बड़े छींटों के साथ, बड़े बड़े आप बोल सकते हो कि बूंदों के साथ अच्छी खासी यहाँ पर बारिश होती है। और इतनी ज़्यादा बारिश कि आपको बता दें, ये बारिश अगर चित्रकूट में हो जाए तो चित्रकूट 1-1.5 घंटे में क्या हो जाए, भर जाएगा। ठीक है, आए समझ में, कोचिंग यहाँ तक भर जाए, केवल और केवल फायदा कुंज बिहारी को होगा, क्योंकि 6 फुट हाइट है उसकी, ठीक है, उसके यहाँ तक पानी होगा, यहाँ तक। यही बारिश अगर 1-1.5 घंटा चित्रकूट में हो जाए, ठीक है। अब आप जरा सोचिए, मैंने बोला कि यहाँ पर रोज 4 बजे मूसलाधार बारिश होती है, यहाँ पे रोज 4 बजे मूसलाधार बारिश होती है। आप लोग बताइए, जहाँ पे रोज बारिश होगी वहाँ का माहौल कैसा होगा? देवांगना घाटी जाते हैं दौड़ने, कुछ परिवर्तन दिख रहा है? क्या परिवर्तन दिख रहा है? क्या पेड़ हरे भरे हो गए? तुम कब जाती? कब गए थे? तो झूठ क्यों बोल रही थी? जो जाता है उसने देखा होगा, देवांगना घाटी अभी हरी भरी हो गई है। अभी आप टेंशन मत लो, अभी आपके खेत भी हरे भरे होंगे, रोडों के किनारे भी ये जो घास उग जाएगी। वो तो छोड़िए, आपके घर का गांव का आंगन होगा ना, तो वहाँ भी घास उग जाएगी। आपके घर के आसपास जो भी मिट्टी होगी वहाँ भी होगा ना। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि रोजाना बारिश हो रही है। रोजाना बारिश होने का मतलब धरती में रोज पानी आना, और धरती में रोज पानी आने का मतलब कि पेड़ को अच्छा खासा पोषण रोज मिलना। क्लियर है? आए समझ में आप लोगों को? क्यों राहुल, तुमको अगर रोज अच्छा खासा खाना खिलाया जाए, भर पेट से ज्यादा खाना खिलाया जाए, तो तुम 1-2 महीने में क्या हो जाओगे? अच्छे खासे मोटे हो जाओगे ना, होगे कि नहीं होगे? तो सेम चीज पौधों के साथ होता है। ठीक है, जहां रोज बारिश होती है, जहां रोज पानी आता है, पौधों को इतना ज्यादा पोषण मिलता है कि पौधे तुरंत उग जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, और यही बारिश अगर 12 महीने होती रहे तो ध्यान देना, अगर चित्रकूट में यही बारिश रोज होती रहे रोज, तो चित्रकूट का समय बदल जाएगा। यहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर कौन से वन पाए जाएंगे? सदाबहार हरे भरे वन। अब आप ही लोग बताइए कि भूमध्य रेखा पे कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार हरे भरे वन। ठीक है, भूमध्य रेखा पर
जहां पर भी भूमध्य रेखा का क्षेत्र है, जमीनी क्षेत्र है, वहां पर किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? सदाबहार हरे भरे वन। और आप लोग जरा बताइए, कर्क रेखा और मकर रेखा में कैसे वन पाए जाएंगे? यहाँ रोज वर्षा नहीं होती है, पर्णपाती वन। यहाँ रोज वर्षा नहीं होती, यहाँ मानसूनी वर्षा होती है, तो यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाएंगे। आपको बता दें, भूगोल में बहुतायत एक प्रश्न बनता है कि भूमध्य रेखा में सदाबहार हरे भरे वन पाने का होने का कारण क्या है? तो उसका केवल और केवल कारण ये है कि भाई साहब रोज वर्षा होना। ठीक है, आए समझ में? अभी एक कंसेप्ट और समझाते हैं आपको। ये तो आप लोगों ने जान लिया कि भाई यहाँ पे क्या है, सदाबहार हरे भरे वन पाए जाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने समझ लिया कि सदाबहार हरे भरे वन पाए जाएंगे क्योंकि लंबवत किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, अच्छे खासे वन पाए जाएंगे। अब जरा मुझे एक चीज और आप लोग समझाइए। ठीक है, ये आप ही लोग बताएंगे, जब अच्छी खासी बारिश होती है, ठीक है, अभी मुझे लगता है कि वो जमाना आ गया है पैंट ऐसे करके चलने का। मानते हो कि नहीं बात? क्यों? अरे कीचड़ लग जाएगा भाई, कीचड़ लग जाएगा, जमीन गीली रहेगी, है ना। कभी कभी तो ऐसा कीचड़ बना रहता है, भरोसा ही नहीं कर सकते उस पर, गद्दार कीचड़, ऐसा लगता है सूखा पैर रखो तो इतना घुस जाता है। हुआ है कि नहीं हुआ? ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा क्यों पॉसिबल है भाई? क्यों पॉसिबल है? वर्षा रोज हो रही है। जहां पर वर्षा रोज हो रही है और जमीन सूखने का टाइम नहीं मिलता है, और फिर अगले दिन 4 बजे वर्षा हो गई, वहां पे भूमि कैसी पाई जाएगी? दलदली भूमि पाई जाएगी। मतलब भूमध्य रेखा पर भूमि कैसी होगी? दलदली होगी। और भूमि अगर दलदल होगी तो क्या वहां पर रोड बना सकते हो? क्या वहां पर ब्रिज बना सकते हो? यही कारण है कि ब्राजील की अमेज़न नदी पर एक भी पुल नहीं बना, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा जंगल आने वाला ब्राजील का अमेज़न जंगल है, और वो इतना ज्यादा घना है, इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं, ठीक है, इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं कि सूर्य की किरणें नीचे नहीं आ पाती, और इतना ज्यादा घना है कि बादल नहीं दिखता। अब बारिश अगर हुई तो बारिश का पानी जमीन में आने में समय लगता है। आया समझ में? ये भूमध्य रेखा क्षेत्र में पाया जाता है। अब आप ही जरा बताइए, रोज वर्षा हो जाएगी, पानी तो नीचे आएगा ना, जमीन में पानी जाएगा ना, और जमीन इतना ज्यादा सोख नहीं पाती है, सूर्य भी की किरण भी इतनी ज्यादा नहीं आ पाती है, तो जमीन का पानी वहीं फंसा रह जाएगा, तो क्या बनेगी? दलदल बनेगी। क्या बनेगी? दलदल बनेगी, नहीं बनेगी? अब आप जरा मुझे बताइए, दलदल है, पेड़ के पत्ते टूटेंगे, टहनियाँ भी टूटेंगी, जीव जंतु भी मरेंगे, तो वो उसी जमीन में दफन होते जाएंगे। और जब भी कोई चीज़ सड़ती है, मर जाती है, दफन हो जाती है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो उससे गैस उत्पन्न होती है। और अगर वो गैस जंगल के इलाके में उत्पन्न हुई है तो उसको बोलते हैं मार्श गैस। मार्श का मतलब होता है जंगली गैस, और उस मार्श गैस को बोलते हैं क्या? मीथेन। तो अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया मार्श गैस कहाँ होती है? सदाबहार हरे भरे वनों में। क्लियर है? आपने कभी देखा कि जंगलों में एकदम से धमाके जैसी आग लग जाती है? वो यही कारण होता है कि जो भी सड़ी गली चीजें हैं, जिनसे गैस उत्पन्न हुई मीथेन, और मीथेन को कहीं से चिंगारी मिल गई, ब्लास्ट। आया समझ में? अब देखिए, इस क्षेत्र में जितने भी भूभाग होंगे, यहाँ पे कैसी जमीन पाई जाएगी? दलदली, दलदली क्षेत्र पाई जाएगी, पाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या खेती करना संभव होगा? नहीं होगा, यहाँ पे खेती नहीं हो पाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता ज्यादा मिलेगी आपको, सदाबहार हरा भरा वन है और बारिश ज्यादा हो रही है, तो ये बताइए क्या कोई मनुष्य जाति यहाँ पे रह सकती है? आप लोग रह सकते हो? नहीं रह सकते, नहीं रह सकते आप लोग। तो यहाँ पर कौन लोग रहेंगे? यहाँ पे जनजाति लोग रहेंगे, जैसे रेड इंडियन, जैसे पिग्मी। ये जनजाति कहाँ रहती है? भूमध्य रेखा के नजदीक। और आपने देखा होगा कि ये जो अभी समय आ रहा है ना इतना पानी का, तो कीड़े मकोड़े, मच्छर, और भी आपने देखा होगा बारिश हो जाए, बारिश हो जाने के बाद भाई साहब पता नहीं कहाँ से पाखी आ जाती है ना। पाखी आपने देखा होगा, पाखी आ जाती है, कितनी सारी लाइट में जो मंडराती रहती है ना। ऐसे ही कीड़े भूमध्य रेखा के नजदीक में रोज उत्पन्न होते हैं, यानी वहाँ का जो इलाका है वो अत्यधिक जहरीला भी हो सकता है। ठीक है, कभी गलती से चले मत जाना वहाँ पे, क्योंकि एक रात आप नहीं काट पाओगे। बड़े बड़े हाथी जैसे मच्छर होते हैं वहाँ पे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हाथी जैसे बड़े तो नहीं होते, पर हाथी जैसे मच्छर होते हैं। हाथी ये समझ रहे हो ना, बड़े मच्छर, है ना। तो ये चीज़ है, तो अगर आपको डसेंगे, काटेंगे, तो आपकी मृत्यु भी वहाँ पे हो सकती है। तो आपको बता दें, यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है,
अनेकों प्रकार के जीव रहते हैं, रेंगने वाले, पेड़ में रहने वाले, उड़ने वाले, ठीक है, आए समझ में। और यहाँ की जो जनजाति है जो जंगलों में निवास करती है, उन्होंने अपने आप को इस हिसाब से ढाल रखा है कि वो जंगलों में निवास करती है और जंगलों का ही प्रोडक्ट खाती है। आज भी भूमध्य रेखा में ऐसी जनजाति रहती है जो नग्न अवस्था में रहती है और बाहर नहीं निकलती, उसको पता ही नहीं है कि बाहर भी कोई संसार है, ठीक है, बाहर एरोप्लेन सब चलती है। और आपको बता दें ये जनजाति जो है ना, ये इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि अगर इसके ऊपर से कोई हवाई जहाज उड़ के गया नज़दीक से, तो नीचे से ये लोग तीर चला देते हैं, और तीर चला देते हैं तो गड़ जाते हैं उसमें, हवाई जहाज में। क्लियर है? तो आज आप लोगों को ये पता चला कि भाई भूमध्य रेखा में ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा में 4 बजे की वर्षा क्यों होती है? अत्यधिक वाष्पीकरण की वजह से, और भी उसका कारण क्या है? सूर्य का लंबवत चमकने की वजह से। क्लियर है? हमारे यहाँ जो पानी होगा, बारिश हो रही है, ये वाष्पीकरण की वजह से नहीं है, ये मानसूनी वर्षा है, ठीक है। तो जब मानसूनी वर्षा हो रही है, अब तुम देवांगना घाटी को देखोगे, मानिकपुर जंगल को देखोगे, हरे भरे जो दिखेंगे। अब तो हमारे यहाँ वन भी कैसे होते हैं? मानसूनी पर्णपाती वन, यानी जो वन बनते हैं वो मानसूनी वन बनते हैं। क्लियर है? आए समझ में? यहाँ तक किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? नहीं प्रॉब्लम, सब क्लियर? क्या बात है, ठीक है। देखिए अब एक चीज आपको बता दें, भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे पहुंचेंगे ना। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 0 डिग्री पर लंबवत चमकती है तो 0 डिग्री पे ही सदाबहार हरे भरे वन पाए जाएंगे। 0 डिग्री से थोड़ा क्षेत्र ऊपर और थोड़ा क्षेत्र नीचे, यहाँ दोनों में सदाबहार हरे भरे वन पाए जाएंगे। क्लियर है? अब देखिए हमारा भारत कुछ ऐसे है ना, ऊपर की तरफ 0 डिग्री 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आ जाता है हमारा कन्याकुमारी। 8 डिग्री पे हमारा आ जाता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी मतलब कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी का मतलब तमिलनाडु। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सब क्या भूमध्य रेखा के नजदीक वाले क्षेत्र नहीं है? तो अब आप दिमाग लगाइए कि भूमध्य रेखा के नजदीकी क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार हरे भरे वन, तो हमारे तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश में कैसे वन पाए जाएंगे? सदाबहार हरे भरे वन। और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा सदाबहार हरे भरे वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। और एक प्रश्न बनता है कि भारत में कहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पे है? तो सबसे ज्यादा दिमाग लगाइएगा, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहां पे होगी पता है ना? जहां पर सदाबहार हरे भरे वन होंगे। और हमारे भारत में सदाबहार हरे भरे वन कहां पे है? पश्चिमी घाट में। तो आपको बता दें हमारे भारत का ये जो तमिलनाडु केरला वाला क्षेत्र है, इसको भूमध्य रेखीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र। क्लियर है? और आपने देखा होगा अत्यधिक वर्षा भी यही होती है। हाँ, हम मेघालय को नहीं कहते, मेघालय में तो बहुत ज्यादा वर्षा होती है। विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? मेघालय में। मौसिनराम, चेरापूंजी 1000 सेंटीमीटर वर्षा। तो वहां भी कैसे वन पाए जाएंगे? सदाबहार हरे भरे वन। आया समझ में? हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। कौन से वन पाए जाएंगे? सदाबहार हरे भरे वन। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सदाबहार हरे भरे वन सोनभद्र में पाए जाते हैं। कहां पर? सोनभद्र में। आए समझ में? ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ कि हमारी पृथ्वी में कहां पर कैसे वर्षा होती है और कर्क रेखा और मकर रेखा का महत्व क्या है। अच्छा, तो ये रही, मान लीजिए मकर रेखा, ये रही कर्क रेखा। अब मकर रेखा के इधर और कर्क रेखा के इधर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें अगर तिरछी पड़ेंगी तो तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो आप जरा दिमाग लगाओ कि इस भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाएंगे तो तापमान घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा। कारण तिरछी किरणें, ठीक है। अब इसी भूमध्य रेखा पर, इसी भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर जाओगे तो तापमान घटेगा या बढ़ेगा? क्या होगा? घटेगा। फिर से कारण क्या होगा? तिरछी किरणें, ठीक है। एक प्रश्न आया था, समझिएगा, सोचिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। एक प्रश्न आया था नौकरी वाले एग्जाम में, सरकारी नौकरी वाले एग्जाम में, कि अगर ध्रुवों से, समझिएगा, अगर ध्रुवों से
भूमध्य रेखा की ओर जाया जाए, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाया जाए, तो तापमान में क्या होगा? वृद्धि होगी, घटेगा या कोई अंतर नहीं? वृद्धि होगी ना। और इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाता जाए तो तापमान में क्या होगी? घटेगा। यही कारण है कि कर्क रेखा मकर रेखा के इधर तापमान निरंतर घटता जाता है और ये ध्रुव क्षेत्र में 12 महीने 24 घंटे बर्फ जमी रहती है और यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं और यहाँ पर जो नदी तालाब है वो भी एकदम बर्फ से ढके हुए हैं। नतीजा इतनी ज़्यादा ठंडी कि ना तो यहाँ पर कोई पेड़ उग सकता है ना कोई जीव रह सकता है। लेकिन फिर भी अगर कोई जीव रहते हैं वहाँ पर तो वो ध्रुवीय जीव रहते हैं। जैसे आपने ध्रुवीय भालू देखा है, सफेद होता है ना, पोलर बियर जिसे बोलते हैं, वो वहाँ पे रहता है। ठीक है, यहाँ पे जीव लोगों का देखिए एकदम ध्रुवों में जीव लोगों का रहना संभव नहीं है क्योंकि ये शीत मरुस्थल है। ठीक है, हाँ, मकर रेखा के थोड़ा सा ये वाला क्षेत्र, ये वाला और ये इधर वाला क्षेत्र, यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा ठंडी है कि लोग बर्फ के ही मकान में रहते हैं जिसे क्या बोलते हैं? इग्लू। आए समझ? इतना कैसे क्लियर हुआ? ठीक है, मुझे लगता है कि लिखाने की जरूरत नहीं है इसको। कोई एक छात्र बता